Okay, so gentlemen, recording has started. So let me briefly introduce again that today the topic which we are taking is about common vulnerability scoring system. So I will provide you initially an overview. What I am doing now, I am providing you an overview of this common vulnerability scoring system. Why we need this system? Because if in a company, organization, even at home, anywhere I'm working in a financial institution, I'm working in an intelligence system, I'm working in FIA, for example. So definitely lot of people, just I give you an example. Maybe a couple of days back, the Irish IT system was hacked and a ransom attack was made there. So you know that even the government has to give response कि जी we are not willing to pay, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर ये पे कर दे तो हो सकता है छुप के उन्होंने कर भी दिया हो, लेकिन अगर कर देती है तो इट बिकम ए नॉर्म कि अब आप गवर्नमेंट के साथ भी दीज हैकर्स दीज बैड गाइज के अब उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करके अपने लिए पैसे कमा रहे हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन कि पीपल लाइक यू who are interested in the area of cyber security must know the attack surface कि कौन कौन सी vulnerabilities मेरे सिस्टम में, मेरे नेटवर्क में, मेरे डिवाइसेस में मौजूद है. जनाब फौजान के पास ऐसी इंफॉर्मेशन बड़ी ज्यादा होती हैं. व्हाट इज सेइंग, यू कैन रीड ऑन माय चैट कि जी द यूएस कॉलोनियल पाइप अटैक, रैंसम पेड $4 million, 40 लाख डॉलर. पूरी जिंदगी में भी कमाना मुश्किल है. तो कहने का मकसद ये जेंटलमैन के मैंने आपके साथ लास्ट टाइम ये भी शेयर किया था कि एक साल में कितने ट्रिलियन डॉलर जो है वो लॉस होता है बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स, ट्रिलियन डॉलर्स में. तो जेंटलमैन इससे ये बात सामने आती है कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपनी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको आप उनको आप स्कोर करें. क्यों स्कोर करना चाहते हैं? हम आपको भी तो स्कोर करते हैं. जैसे आपका नेक्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो रहा है तो किस पर्पज के लिए एग्जाम हो रहा है? यू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम इज टू स्कोर यू, and based upon the score we want to tell to the world कि जी which one student is good and which is bad. Simple as this. Similarly, between the vulnerabilities, which vulnerabilities will give you more harm and which vulnerabilities will give you less harm, you have to score accordingly. मिसाल के तौर पे the score is 10, which means very dangerous vulnerability it is. जितनी जल्दी मुमकिन है आप उसको फिक्स करें. तो हमारा जो पहला प्रोसेस है वो ये है कि हम आपके साथ ये शेयर करें कि वल्नरेबिलिटी, ये कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम है क्या चीज. फिर आपके साथ क्या प्रोसेस होता है जब इससे रिपोर्ट आ जाती है जो कि अब आप जनरेट करेंगे. तो मैं आपके साथ वो लिंक्स अभी शेयर करूंगा. और अगर आप कहीं मोबाइल वगैरह पे हैं तो आई विल प्रेफर जेंटलमैन कि आप मोबाइल आज छोड़ दें, लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर बैठ जाएं. आई विल शेयर विद यू विद लिंक्स और हम एग्जाम्पल लेकर और उस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करेंगे दो तरीकों से. मैंने कल भी ये बताया था कि इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम का, दैट इज वर्जन 3.1. और मैं आपको बताऊंगा कि मैं 2 पे भी काम करना चाहता हूं, मैं 3.1 पे भी करना चाहता हूं. रिजल्ट सेम नहीं आएंगे. इसका मतलब ये है कि जब भी आप काम करें तो लेटेस्ट वर्जन पे करें, और अगर नहीं करते तो आप अपने रिपोर्ट में ये बात, जैसे अभी हमने कहा कि CVSS रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में बताएं कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल करें, कि क्या आपकी बात पे कॉन्फिडेंस है हमें या नहीं है. तो टू गिव ए कॉन्फिडेंस इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप लेटेस्ट वर्जन पे काम करें. तो जेंटलमैन इस वक्त जो CVSS का वर्जन है दैट इज 3.1. तो हम 3.1 को भी आपके सामने रखूंगा, मैं आपके सामने 2.0 को भी सामने रखूंगा, और हम दोनों में इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे डिफरेंट है, और फिर हम थोड़ा सा उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. ओके फिर हम ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये आपका जो मीट्रिक ग्रुप्स हैं, मीट्रिक ग्रुप्स हैं, एक बेसिक, एक टेम्पोरल और एक इन्वायरमेंटल स्कोर्स है. तो इन स्कोर्स में क्या चीजें हैं, वी विल नॉट ओनली स्टडी अबाउट देम बट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग देम टुडे. सो दैट द रीजन वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर, ताकि बाद में भी अगर आप चाहें तो आप इस के ऊपर जा सके. जेंटलमैन सबसे पहले जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूं वो है आपका ये साइट
which is basically different calculators, जिसमें the latest calculator is version 3.1 या 3.0 कैलकुलेटर। तो हम इस पे भी काम करेंगे, लेकिन काम करने से पहले एक एक टर्म को जो जिसमें शामिल है उसको मैं ब्रीफली आपके साथ वो करना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि बेसिक स्कोर में क्या होता है। इसमें मिसाल तो अटैक वेक्टर है तो इसका क्या मतलब है, इसमें अटैक कॉम्प्लेक्सिटी है तो क्या है, अगर अटैक वेक्टर है तो इसमें नेटवर्क का क्या मतलब, एडजेसेंट का क्या मतलब, लोकल का क्या मतलब, फिजिकल का क्या मतलब। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत एंट्री करेंगे तो लाजमी तौर पे आपको पता है कि व्हेन यू हैव रॉ इनपुट और व्हेन यू हैव समथिंग व्हिच इज not according to the standards, तो लाजमी तौर पे your output will also be garbage in garbage out, very simple. So it is very important कि your whatever you are entering into your this calculator must be exact so that you should get the score exact. नंबर 2 थिंग जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, तो एक तो मैं आपके साथ चलें जी ये कंट्रोल सी करता हूं और आपके सामने ये प्रेजेंट पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और आप भी ये साइट खोल लें। तो एक तो आपको कैलकुलेटर ओपन हो गया। नंबर 2 जेंटलमैन, हम कुछ एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, वर्किंग एग्जांपल्स, हम कोई झूठ वाली बातें नहीं करना चाहते। हम मिसाल के तौर पे हम माई एसक्यूएल स्टोर्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ है, ये एक वल्नरेबिलिटी है, हम इसको स्कोर करना चाहते हैं। हम इसमें सारी बातों को स्टडी करना चाहेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हम दें। हम देखेंगे कि 2.0 का जो CVSS है उससे क्या स्कोर आता है और 3.0 3.1 से क्या स्कोर आता है। ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने जो वैल्यूज इंटर की हैं किस बेस पे की हैं, हम इसको भी देखना चाहते हैं। हम इसके अलावा तो इसका मतलब हम वर्किंग एग्जांपल्स को, पहली एग्जांपल की, अगर आपका दिल चाहता है तो दूसरी एग्जांपल भी करें, आपका दिल चाहता है तो तीसरी एग्जांपल भी करें और करते जाएं और सीखते जाएं, नो प्रॉब्लम। ये तो हो गई एक बात, दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कि आप कहेंगे हमारे पास तो क्लास इसका कैलकुलेटर नहीं है वर्जन 2 का, तो ये जेंटलमैन आपके साथ मैं वर्जन 2 का कैलकुलेटर भी शेयर करता हूं, ताकि आप ये ना कहेंगे जी हमारे पास वर्जन 3 का तो है, वर्जन 2 का तो हमारे साइट पे भी नहीं है। तो मैं आपके साथ वर्जन 2 का कैलकुलेटर और नंबर ऑफ एग्जांपल्स को भी शेयर करता हूं, ताकि कोई आपके दिल में वो ना रहे एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूं कि आपने ये तीनों पेजेस ओपन कर लिए होंगे। आई वेट 1 मिनट ताकि ये ओपन हो जाए। ताबिश, आमिर, बनोरी, फौजान, सलमान, ओपन कर लें इनको। आज कौन एब्सेंट है? एक मोहम्मद एब्सेंट है और दूसरा कौन एब्सेंट है? फौजान भी आज अवेलेबल है। तो कौन एब्सेंट है बाकी? ये 6 लोग हैं, ये 7 है मेरे ख्याल से। यहया, बिल्कुल जी बिल्कुल, मोहम्मद एंड यहया। तो चलें, हमने तो कल आप हो सकता है आपको मैसेज भी मिला हो, मैंने कल स्पेशली मैसेज डिलीवर करवाया था कि आज की क्लास मिस ना करें, क्योंकि ये काम प्रैक्टिकली जब आप सॉक में बैठे होंगे, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठे होंगे, तो आप यही काम, आपने अपने कामों को स्केजुअल करना होगा कि आपने हर वीक में कोई ऐसे काम, जैसे मॉनिटरिंग आप करते हैं, इसी तरह आप स्कोरिंग भी करते हैं और बार बार स्कोरिंग करते रहते हैं, क्योंकि नई नई वल्नरेबिलिटीज आपको सामने आती हैं, तो आप उनके मुताबिक उनको स्कोर करते हैं और फिर उनको फिक्स करते हैं। ओके जेंटलमैन, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये तीनों साइट्स ओपन कर ली। जेंटलमैन, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू शेयर विद यू दीज, कि मैंने पहले बताया कि अगर मैं यहां पे अपने चला जाऊं तो आपके सामने मैं ये ला सकता हूं कि व्हाट इज SVSS। इट इज अ रिस्क असेसमेंट टूल। आप इसके जरिए लाजमी तौर पे आप वल्नरेबिलिटी को स्कोर किस लिए कर रहे होते हैं? क्योंकि आप रिस्क की असेसमेंट कर रहे होते हैं कि इससे मुझे कितना नुकसान मिल सकता है। डिजाइन टू कन्वे द कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड सेवेरिटी ऑफ द वल्नरेबिलिटी। जितनी आपकी वल्नरेबिलिटी सेवेयर होगी उतना ही रिस्क ज्यादा है कि आपको ज्यादा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई डिनाइल ऑफ सर्विस करवा देता है तो डेफिनेटली इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि अगर चंद घंटे के लिए भी आपके सिस्टम को डाउन कर दिया जाता है और वो सिस्टम फॉर एग्जांपल काम ही साल में एक दफा करता है और उसके दौरान ही उसको डाउन कर दिया जाता है, तो उसकी रिस्क बहुत ज्यादा है।
सो एसवीएस का सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड वल्नरेबिलिटी स्कोर। मिसाल तो पे अगर आपको किसी के सामने ये रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो वो आपको ये नहीं कह सकता दाना माना, क्योंकि इट इज स्टैंडर्डाइज। इसको नहीं मानता तो इसका मतलब वो बेवकूफ है, वो नहीं समझता। सो इट प्रोवाइड्स एन ओपन इट इज एन ओपन provides an open framework with metrics to all users. So basically what is the objective? Help prioritize the risk. कौन सा रिस्क ज्यादा डेंजरस है, कौन सा कम रिस्क डेंजरस है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे दो चीजें जो लगती हैं इनके पास, जो कि बहुत जिसका रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। एक आपका जो रिजल्ट्स का डेटाबेस है, और एक जो आप फी वगैरह पे करते हैं और वो अपने वहां पे सबमिट करवाते हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई शख्स बाहर से आके उसको पकड़ लेता है, उसको चेंज कर देता है, तो लाजमी तौर पे कम आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि नहीं जी इतने पैसे जमा हुए हैं, अकाउंट सेक्शन कहेगा नहीं जी हमारे पास इतने पैसे आए ही नहीं है, बैंक कहेगा इतने पैसे आए ही नहीं है, आपको मसला पड़ जाएगा। आप तो बेस करेंगे उस डेटाबेस के ऊपर कि भाई इस डेटाबेस ने मुझे सही वैल्यू बताई हुई है, उसके मुताबिक आप अपने अखराजात को वो करेंगे। लटकने अगर डबल करके शो कर दिया गया तो आप कहेंगे पैसे बहुत हैं, पता चलेगा बैंक में तो नहीं है, अगले दिन फ्रॉड का वो आ जाएगा मीडिया के ऊपर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस ना हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं वहां पे अपने रिस्क असेसमेंट करने के अपने मुताबिक रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी अपनी रिस्क असेसमेंट क्या होगा। अगर आप किसी सर्विसेज के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे करीम है, दूसरा कौन सा है, यू से स्टार्ट होता है, उबर उबर, या अगर उबर है, करीम है, अब लाजमी तौर पर उनके अपने रिस्क होंगे। तो आप अगर वहां पे कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो आपको पे कर रहे हैं, तो यू हैव टू असेस दीज वल्नरेबिलिटीज। आई होप समथिंग समझ आ रही है। सो द फोरम ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड सिक्योरिटी टीम। तो जेंटलमैन, जब आपका एक टीम होती है, जब अटैक हो जाता है तो वो उसका जवाब देते हैं, तो दैट इज द इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड सिक्योरिटी टीम has been designated as a custodian of the CVSS to promote its adoption globally. तो ये जो अभी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ये फिस्ट ही है ना, अभी मैं आपके सामने जो साइट्स लेकर आता हूँ ये first.org है। तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इस चीज को मनवाएं कि जी दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जेंटलमैन, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। इसकी सबसे हम एक एक टर्म को पहले पढ़ते हैं। जब टर्म्स को पढ़ लेंगे फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, फिर हम एग्जाम्पल की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। वो आप मेरे साथ साथ करेंगे, क्योंकि बाद में करना पता नहीं आपको टाइम मिले ना मिले, इस वक्त आप मेरे साथ डिस्कशन में भी उसको शामिल कर सकते हैं, तो इट इज नाइस। तो हम बेसिकली मैंने आपको कहा जेंटलमैन के तीन किस्म के स्कोर्स हैं। एक बेसिक स्कोर, फिर बेसिक स्कोर के ऊपर नंबर 2 जो है वो एनवायरमेंटल, और नंबर 3 टेम्पोरल। तो कितने हो गए। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल करो, तो मैं व्हाइट बोर्ड अगर इस्तेमाल करूं तो आई विल बी सेइंग कि जी आई हैव द बेसिक स्कोर, आई हैव द इन्वायरमेंटल और टेम्पोरल स्कोर, एंड आई हैव द थर्ड वन विच इज द इन्वायरमेंटल स्कोर। तो हम इन तीनों को, और इन तीनों में मुख्तलिफ चीजें हैं, ये उनको हम पढ़ना चाहते हैं। इन्वायरमेंटल स्कोर, ओके। नाउ जेंटलमैन, अगर आप इस बात से इत्तफाक कर गए कि बेसिक क्या है, तो लेट्स कम के बेसिक क्या है। पहले मैं इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मेरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये साइट ओपन कर ली है, कैलकुलेटर 3.0 ओपन कर लिया है, तो जेंटलमैन जिसके ऊपर भी आप अपना कर्सर लेकर जाएं वो उसकी डेफिनेशन, उसका इस्तेमाल, सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे बेसिक स्कोर क्या कहता है, तो देखें कहता है डिटरमिन द वल्नरेबिलिटी कंपोनेंट एंड स्कोर अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर का मतलब ये होता है, बेसिक तो मकसद ये होता है कि जो एडवर्सरी है यानी कि हैकर है वो कौन से तरीका इस्तेमाल करता है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है आपके नेटवर्क पे अटैक करने के लिए।
दिस इज कॉल्ड अटैक वेक्टर। अब इस कैलकुलेटर में इसको 4 डिफरेंट चीजों में तोड़ा गया है। नंबर 1, क्या वो रिमोटली करता है, नेटवर्क के जरिए आपके पास आता है? क्या वो एडजेसेंट है, कहीं आसपास है, जिसकी अभी आप इसके ऊपर एक एक के ऊपर रख के मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे अटैक वेक्टर क्या डिफिनेशन है? द मीट्रिक दिस मीट्रिक रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट बाय विच वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन इज पॉसिबल। किस तरह एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। द बेस स्कोर इंक्रीजेस द मोर रिमोट एन अटैकर कैन बी। क्योंकि वो जितना आपसे दूर है, मिसाल के तौर पे अमेरिका से बैठ के आप पे अटैक करता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मतलब वो आपके लिए ज्यादा डेंजरस है। तो दिस इज एन अटैक वेक्टर, कि वो आपका जो एडवर्सरी है, आपका जो दुश्मन है, वो कहां पे है, कहां से आप पे अटैक लॉन्च कर रहा है। तो लाजमी तौर पे आपको पता है, या तो वो नेटवर्क के जरिए करेगा, नेटवर्क के जरिए करेगा। अगर वो नेटवर्क के जरिए करता है, इसका मतलब दूर है, रिमोटली से आ रहा है। रिमोट सच अ वल्नरेबिलिटी, अगर आप ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर आ जाता हूं तो चलें, सच अ वल्नरेबिलिटी इज ऑफन टर्म रिमोटली एक्सप्लॉइटेबल एंड कैन बी थॉट ऑफ एज एन अटैक बीइंग एक्सप्लॉइटेबल वन और मोर नेटवर्क हॉप्स अवे, आपसे दूर है। सो सच ए इज मच मोर डेंजरस। Number 2, adjacent. A vulnerability exploitable with adjacent network access means that the vulnerability component is bound to the network stack. However, the attack is limited to the same shared physical or logical network. यानी कि वो आप ही के नेटवर्क से आपके पास है, अटैक कर रहा है। लोकल, and a vulnerability exploitable with local access means that the vulnerability component is not bound to the network stack and the attacker's path is via read, write, execute capabilities. In some cases, the attacker may be logged in locally in order to exploit the vulnerability. Otherwise, she may rely on a common interaction to execute a malicious file. और फिजिकल का मतलब हाथ लगा के वो उस तक पहुंच सकता है। तो अब आपने अपना देखना होगा कि कौन सा तरीका अटैक वेक्टर आपका जो एडवर्सरी है वो इस्तेमाल कर रहा है इस वल्नरेबिलिटी के लिए। फिर आप नंबर 2 में देखेंगे कि अटैक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर अटैक करना, इस वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है, तो इसका मतलब कि आप सेफ हैं। और अगर वो आसान है, उसकी लो कॉम्प्लेक्सिटी है, जस्ट फ्यू क्लिक्स करनी है और सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई 10 पेजेस का कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स की जरूरत नहीं है। दैट इज अनदर बेस स्कोर कंपोनेंट। ठीक है, क्या कहते हैं अटैक कॉम्प्लेक्सिटी में? दिस मेट्रिक डिस्क्राइब द कंडीशन beyond the attacker's control that must exist in order to exploit the vulnerability. Such condition may require the collection of more information about the target. क्या उसको बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ टूल्स सीखने पड़ेंगे, या द प्रेजेंस ऑफ ए सर्टेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के बारे में पता होना जरूरी है उसको। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लो है, इसका मतलब कि अटैक करना बड़ा आसान है। अगर हाई है, इसका मतलब अटैक करना कम से कम मुश्किल है। नेक्स्ट, प्रिविलेज रिक्वायर्ड। किस किस्म की प्रिविलेज चाहिए? अगर कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, इसका मतलब अटैक करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। या प्रिविलेज ऐसी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है, रूट होना जरूरी है। इसका मतलब है कि पहले आपको रूट का पासवर्ड तोड़ना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जो आप यही बात देखें, नन, कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए। द अटैकर इज अनऑथोराइज्ड प्रायर टू अटैक, अटैक करने के लिए उसको किसी ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, एंड देयरफॉर does not require any access to settings or files to carry out the attack. लो कुछ चाहिए, the attacker is authorized with privileges that provide basic user capabilities. बस बेसिक कैपेबिलिटीज फिर भी हो सकता है। हाई यानी कि आपको रूट होना पड़ेगा,
आपको सुपर यूजर होना पड़ेगा। इसी तरह यूजर की इंटरेक्शन कितनी चाहिए, बस आपने एक फाइल को दी और वो खुद ही रन कर जाएगी, या यूजर की को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर नो यूजर इंटरेक्शन है तो इसका मतलब इसका इस बेस कोर्स का बड़ा हाई होगा, नहीं खुद ही हो रहा है सब कुछ, नन है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब फिर उसका कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्कोप को देखें, स्कोप का मतलब है कि जब ये अटैक होगा तो क्या उससे कोई तब्दीली आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका कोई डेटाबेस में आप काम कर रहे हैं, इट विल बी चेंज्ड, इम्पैक्ट क्या होगा। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, मिसाल के पे चेंज्ड, ये चेंज्ड है ये अनचेंज्ड, यानी दोनों में से कोई एक बात आपने बतानी है। So an exploitable vulnerability can only affect resources managed by the same authority. In this case, the vulnerability component and the impacted component are the same, no change. जो आपने vulnerability का vulnerable component था, उसका कोई impact नजर नहीं आता, change वाज़िया नजर आता है जी। In this case, the vulnerability component and the impacted component are different. फिर कौन से में मसला आता है, आपको पता है कि बेसिक जो आपकी सिक्योरिटी है वो CIE है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी पे कोई असर पड़ता है? नो, देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। नहीं, देयर इज सम कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, देयर इज हाई लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, टोटल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जेंटलमैन इसी तरह बिल्कुल यही काम इंटीग्रिटी के साथ है, यही काम अवेलेबिलिटी के साथ है। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब अटैक कर दिया जाएगा तो क्या सिस्टम नो इम्पैक्ट, कोई अवेलेबिलिटी पे ऐसा नहीं है, आप सिस्टम अपना काम जारी रखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हद तक असर पड़ेगा, लो अवेलेबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा, दिस इज रिड्यूस परफॉर्मेंस हो जाएगी और बिल्कुल बैठ जाएगा सिस्टम, दिस इज टोटल लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो जेंटलमैन, हम बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट विच इज टेम्पोरल, हम इसको एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो करें। कौन हमसे चला गया? सलमान चला गया, चलें मर्जी। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसकी वैल्यूज को हम यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो जेंटलमैन, एग्जांपल्स हमने ली, ये पहली एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और ये एग्जांपल है जेंटलमैन एसक्यूएल इंजेक्शन की। पढ़ते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या है, फिर देखते हैं कि अटैक सरफेस क्या है, और फिर देखते हैं कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने अभी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और बाकी चीज़ें पढ़ी वो क्या हैं और क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो कहता है वल्नरेबिलिटी इन दी MySQL सर्वर डेटाबेस could allow a remote authenticated user to inject an SQL code that runs with high privileges on the remote MySQL database server। यानी कि जो बैड गाय है, एडवर्सरी है, वो एक कोड इंजेक्ट करता है आपके डेटा सर्वर में, MySQL सर्वर डेटाबेस में। A successful attack could allow any data in the remote MySQL database to be read or modified। अगर रेड है तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला हो गया, मॉडिफाइड है तो इंटीग्रिटी का भी मसला हो गया। The vulnerability occurs due to insufficient validation of user supplied data। अब यूजर ने कोड दे दिया और वो कोड रन हो गया, तो कहता है कि vulnerability error क्या है, अकर क्यों हो रही है? vulnerability occurs due to insufficient validation of the user supplied data and is replicated to remote MySQL server instances। ये है जी आपकी vulnerability।
दोबारा मैं वल्नरेबिलिटी को पढ़ता हूं। कहता है कि जी आपका MySQL सर्वर है, डेटाबेस MySQL हो गया, Oracle हो गया। जैसे आपका CMS जो है वो Oracle पे चल रहा है। जो नॉर्मल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ओपन सोर्स पे काम करना चाहती हैं, Oracle तो आपको पता है कि ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन ये तो पाकिस्तान में शायद 3 यूनिवर्सिटीज थी, अब मुझे नहीं पता कि ज्यादा हो गई या नहीं, जिनको HEC ने ये चीज दी थी। इसमें एक कराची में है शायद डव मेडिकल, और एक UT पेशावर है, एक और है कोई, मुझे इसका भी नहीं पता, लेकिन जरूरत भी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी क्या है कि कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूजर इंटर होता है सर्वर पे, इंजेक्ट करता है कोई SQL कोड जो कि रन कर जाता है, और उससे क्या होता है, सक्सेसफुल अटैक के कुड अलाउ एनी डेटा इन द रिमोट MySQL डेटाबेस, वो उसको रीड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। समथिंग डेंजरस कि कोड आपने डाला, इंजेक्ट किया और उस कोड ने तबाही डाल दी। सो वल्नरेबिलिटी अकर्स ड्यू टू दी, क्यों हुआ, क्योंकि जो डेटा ऐड किया गया, इंजेक्ट किया गया SQL कोड, उसकी प्रॉपर वैलिडेशन नहीं की गई, और उसकी वजह से वो रेप्लिकेटेड उसकी इंस्टेंसेस बन गई। अब हम आते हैं अटैक की तरफ। कहते हैं अटैकर रिक्वायर्स जस्ट एन अकाउंट, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड यूजर चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा आप अपने ज़हन में चीजें डालते जाएं, अभी हम वहां पे वैल्यूज डालेंगे इसकी बेस के ऊपर। An attacker requires an account on the target MySQL database with the privilege to modify user supplied identifiers such as the table names। ये आपको पता है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं अबाउट दी डेटाबेस, तो हमारे जो डेटाबेसेस होते हैं उसके पीछे क्या चीज होती है, टेबल्स होती हैं। टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में भी आपका नाम भी हो सकता है, आपका फादर नेम भी हो सकता है, आपका NIC नंबर भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, आपकी जेंडर भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल तो कहता है कि जी उसके पास प्रिविलेज है टू मॉडिफाई द यूजर सप्लाई आइडेंटिफायर सच एज द टेबल्स नेम्स। The account must be on the database which is configured to replicate data to one or more remote MySQL databases. An attack consists of logging in using an account and modifying an identifier to a new value, to a new name that contains a code character and a fragment of malicious SQL. This SQL will later be replicated to and executed on one or more remote systems as a highly privileged user. The malicious SQL is injected into the SQL statements in a way that prevents the execution of arbitrary SQL statements. ये अटैक है। अब अगर ये अटैक है तो हम इन वैल्यूज को देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये अटैक किसके जरिए होगा, रिमोट से आएगा। अगर ये रिमोट से आएगा तो आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अगर रिमोट से आएगा तो अटैक वेक्टर कौन सा है, नेटवर्क है, एडजेसेंट है, लोकल है या फिजिकल है? क्या ख्याल है आप लोगों का? भी जवाब देना चाहते? वेरी सिंपल, रिमोट से अटैक कर रहा है, नेटवर्क से जरिए आएगा, इसका मतलब है कि इसमें हमारा नेटवर्क को हमें चूज करना चाहिए। और अगर मैं इसी चीज को ले जाऊं एग्जांपल्स में, और एग्जांपल में मैं इस पार्ट को देखें क्या कहता है, अटैकर कनेक्ट्स टू दी MySQL डेटाबेस ओवर द नेटवर्क। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फिजिकल उसकी जरूरत नहीं है, एडजेसेंट होना भी जरूरत नहीं है कि आप एक सबनेट से दूसरे सबनेट को अटैक कर रहे हैं। इट इज नॉट एडजेसेंट रिक्वायरमेंट। फिजिकल भी उसके साथ, ये नहीं कि आप उसकी पावर निकाल रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। क्यों जी इतनी खामोशी क्यों है? वेरी गुड ताबिश, बाकी लोग क्यों खामोश हैं? बनोरी नहीं समझ आ रही मेरी बात? फौजान, आमिर सर आ रही है समझ? तो फिर जवाब देना, खामोश क्यों है? और इम्प्लीमेंट करें साथ साथ।
आप तीनों लिंक्स मैंने पास ऑन कर दी हैं ताकि आप ये खोल लें और मेरे साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करें। तो जेंटलमैन अब देखें उसके बाद नंबर 2 अटैक कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट है वो है अटैक कॉम्प्लेक्सिटी, लो है या हाई है कॉम्प्लेक्सिटी। देखते हैं क्या मतलब है इसका। Replication must be enabled on target database following the guidance in section this of specification document that was added in this. We assume that the system is configured in this way. सिस्टम ऑलरेडी इस चीज में इस तरह कॉन्फ़िगर्ड है कि रिमोटली कोई भी शख्स आके उसको उसमें चेंजेस कर सकता है। इसका मतलब है कि उसको कोई कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है, लो कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है? लो कॉम्प्लेक्सिटी है। इसी तरह नंबर 3 पॉइंट क्या था हमारा? 3 पॉइंट था हमारा प्रिविलेज रिक्वायर्ड। किस किस्म की प्रिविलेज उसको चाहिए? The attacker requires only an account with the ability to change user supply identifiers. Basic users do not get this privilege by default, but it is not considered a sufficient trusted privilege to warrant this metric being high. तो यानी कोई आपको सुपर यूजर के वो होना आपको जरूरत नहीं है, प्रिविलेज जरूरत नहीं है। दैट द रिजल्ट इज नो। फिर आपने जस्ट यूजर इंटरेक्शन में क्या है? नो यूजर इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड, जस्ट यू पुट दी योर कोड, SQL code, injected this code, further no user interaction is required, none. और जब आप उसको वो कोड आपका रन हो जाएगा, स्कोप तब्दील होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आप टेबल के नेम ही तब्दील हो गए हैं, अनचेंज नहीं है, चेंज्ड है। ठीक है, द वल्नरेबिलिटी कंपोनेंट इज द MySQL database that the attacker logs into to perform an attack. The imparted component is a remote SQL server database that this database replicates to. फिर वो रीड कर सकेगा। तो इंजेक्टेड SQL runs, चलें पहले ये 4-5 पॉइंट तो इंप्लीमेंट करें ना जी, फिर हम आगे जाते हैं। खोलें अपने कैलकुलेटर को, 2 को भी खोलें और 3 को भी खोलें। 2 को भी खोलें, ये 3 भी खुला हुआ है, ये 3, ये 2। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली इंपैक्ट, इंटीग्रिटी इंपैक्ट, अवेलेबिलिटी इंपैक्ट इंटर कर दें जेंटलमैन, और पहले नंबर 3 पे करें। हमने कहा था कि चले मैं भी करता हूं और आप भी करें। हमने इस अटैक को, SQL अटैक को, SQL अटैक को, MySQL अटैक को कहा कि नेटवर्क के जरिए होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई प्रिविलेज जो है रिक्वायर्ड जो है वो लो है। हमने कहा कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए, हमने कहा चेंज हो जाएगा, हमने कहा कि कॉन्फिडेंस, ये 4-5 पॉइंट हमने इंटर कर दिए। कितना आसान है, जस्ट क्लिक्स है, कोई मसला नहीं है। फिर हमने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हम आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ। कॉन्फिडेंशियलिटी में हमें मिला कि लो है, MySQL database runs with high privileges and can access information the attacker should not have access to. Although this runs on a remote database, it may be possible to exfiltrate the information as part of the SQL statements. The malicious SQL is injected into SQL statements that are part of the replication functionalities, preventing the attacker from executing arbitrary SQL statements. तो हमने अभी कहा था डिपेंड्स कि आप इसको लो ले रहे हैं, हम इसको लो नहीं लेते, चलें फिर हम लो लेते हैं, यही हम देते हैं ताकि देखते हैं हमारा भी रिजल्ट ये आता है। सो वो कहता है कि जी कॉन्फिडेंशियलिटी भी लो है, इंटीग्रिटी भी लो है, अवेलेबिलिटी नहीं जाती। इसका मतलब कि कोई खतरा ही नहीं है। अगर हम इसको लो डालते हैं, देखें एकदम मीडियम से मीडियम वो चला गया। अगर हम इसको भी लो कर देते हैं, देखें 6.4 हो गया, और खतरनाक हो गया। अगर आप कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेरी इफेक्ट होती है, 7.4 हो गया, हाई वैल्यू में रेड में चला गया। तो यू कैन सी जेंटलमैन इट हैज 4, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 4 डिफरेंट लेवल्स हैं। कौन से लेवल्स हैं? बिल्कुल मैं इसको लो करके बताता हूं। पहले जब ग्रीन है तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं है, ग्रीन इज लो। अगर आपको येलो या जो भी आप इसको नाम देते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है कि मीडियम। अगर आप
इससे चले जाते हैं, ये मीडियम में है, रेंज है। अगर आप रेड में चले जाते हैं इसका मतलब इट इज हाई, और अगर आप क्रिटिकल में चले जाते हैं तो इट इज डार्क रेड में आई से। प्रॉब्ली दोनों कलर में बस यही फर्क है, एक लाइट रेड और एक डार्क रेड, क्रिटिकल। तो ये है मेथड जेंटलमैन का, जिससे आप बेसिक स्कोर जनरेट कर लेते हैं। अब मैं आता हूं आपके पास वापस, पूछता हूं बात समझ में आई? आमिर, बनोरी, फौजान? यस सर। ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट जो है वो है जेंटलमैन कौन सा? जिसे मैंने बताया था आपको अभी, टेम्पोरल। इस वक्त अटैक की क्या हालत है? देखिए, आपने जो ही 8.5 यहां डाला, या जो वैल्यू भी डाली, 6.4 डाली, देखिए यहां 6.4 आ गया। अब ये टेम्पोरल इसको फर्दर चेंज करेगा, बेसिक वैल्यू को कम या ज्यादा करेगा। लुकिंग एट द टेम्पोरल स्कोर बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? पहले तो ये बता दूं टेम्पोरल स्कोर का मतलब क्या है। टेम्पोरल स्कोर का मतलब ये है कि इस वक्त अटैक का या अटैकर का जो महारत है, मेच्योरिटी है, वो किस लेवल की है, और क्या इसके लिए कोई रेमिडिएशन बन चुकी हुई है या नहीं बनी हुई। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि इस वक्त कोरोना वायरस, यानी एक वायरस है ना, कितना मेच्योर है, यानी जितना वो मेच्योर होगा उतना हमें ज्यादा जलील करेगा। अगर वो बिगिनिंग स्टेजेस में है, अभी वो खुद ही एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका मतलब है कि नुकसान नहीं दे सकता। बात समझ आ रही है ना? रिमीडिएशन का मतलब है यस क्या सर। उसके ऑलरेडी पैचेस वगैरह बन चुके हुए हैं, कोई सॉल्यूशंस बन चुके हुए हैं, रिमीडिएशन हो गई। और अब हम एक एक के ऊपर जाके चले, पहले आप टेम्पोरल को पढ़ें, तो चले हम ये टास्क देते हैं बनोरी को कि बनोरी इसको रीड करें, क्या लिखा हुआ है टेम्पोरल स्कोर में, क्योंकि आपके स्क्रीन पे भी ये ओपन होना चाहिए इस वक्त। तो इस पढ़ के बताएं ताकि मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट मीन बाय टेम्पोरल स्कोर? The temporal matrices measure the current state of exploit techniques or code availability, the existence of any patches or workarounds, or the वर्कअराउंड्स। confidence that one has in the description of a vulnerability. बिल्कुल जी। देखिए, 3 चीजें। पहली चीज जब इसने कही कि एक्सप्लॉइट की टेक्निक जो भी है, चाहे वह कोड है, उसकी करंट स्टेटस क्या है नहीं पता, या बड़ी हाई है, फुली, मतलब फ्रॉम नॉट डिफाइंड टू हाई। आप देख सकते हैं, अभी हम एक एक ऊपर जाके रखेंगे अपना कर्सर, उसको हम देखेंगे, लेकिन आपको ये नजर आ रहा है कि नॉट डिफाइंड नहीं पता, मतलब इसका मतलब कि बड़ी कमजोर है। हाई का मतलब है प्रूवन एक्सप्लॉइट जो है उसके कंप्लीटली मैच्योर्ड है। ठीक है। नंबर 2, रिमिडिएशन में क्या बता रहा है? पैचेस कोई एग्जिस्ट करते हैं, कोई उसके रुकावटें मौजूद हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक अटैक के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो अटैक 6 महीने के बाद हुआ था, उसके पैचेस 6 महीने से मौजूद थे, लोगों ने इंस्टॉल नहीं किए थे, बड़ी दुनिया उससे खराब हो गई थी। सो जेंटलमैन, इन द रिमीडिएशन लेवल में आपने ये देखना है कि एग्जिस्टिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस, पैचेस, एंड इन द रिपोर्ट कॉन्फिडेंस में द कॉन्फिडेंस दैट वन हैज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वल्नरेबिलिटी। इसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है आप कि हाँ वाकई ये वल्नरेबिलिटी मौजूद है। एक एक के ऊपर आके अब आपको बताता हूं। एक्सप्लॉइट कोड मैच्योरिटी, क्या लिखा हुआ है ताबिश यहां पे? दिस मीट्रिक मेजर दी चांस ऑफ द वल्नरेबिलिटी बीइंग अटैक्ड। कितना चांस है कि आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो अटैक हो जाएगी। लाजमी तौर पे जितना वो मेच्योर होगा उतनी आप पे चांस ज्यादा है। एंड इज टिपिकली बेस्ड अपॉन द करंट स्टेट ऑफ द एक्सप्लॉइट टेक्निक, एक्सप्लॉइट कोड अवेलेबल जो आप है, अगर ये हैं तो आप पे खतरा ज्यादा है।
इसका मतलब है कि जो ही आप इसको हाई, मिसाल के तौर पे हाई कहें, ये आपको आपके मुताबिक आ जाएगा। जब हम ये पूरे देंगे तो ये वैल्यूज हमारी चेंज भी हो सकती हैं। अब हम एक के ऊपर रख कर देखते हैं। नॉट डिफाइंड, assigning this value to the metric will not influence the score, यानी कि आपको पता ही नहीं है, आप इसके बारे में कह ही नहीं सकते, आपकी कोई राय नहीं है। अनप्रूवन, राय तो है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। नो एक्सप्लॉइट कोड इज अवेलेबल और एन एक्सप्लॉइट इज ओनली थ्योरेटिकल। पहले में तो आपने कहा पता ही नहीं, दूसरे में आप कहते हैं कि जी एक्सप्लॉइट तो है लेकिन थ्योरेटिकल बातें हैं लोगों की, ये कोई प्रैक्टिकल चीजें हमें नजर नहीं आई। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी एविडेंस है, प्रैक्टिकल बेस के ऊपर एविडेंस इज देयर। प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एविडेंस बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटेशन। सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सप्लॉइट कोड इज अवेलेबल or an attack demonstration is not practical for some systems. The code or technique is not functional in all situations, यानी कुछ में काम करती है कुछ में नहीं करती, and may require substantial modification by the skilled attacker. इसका मतलब है कि अटैक करना मुश्किल होगा। स्टिल फंक्शनल, फंक्शनल इससे अगला लेवल है। कोड इज अवेलेबल, tools are available, the code works in most of the situations where the vulnerability exists. High autonomous code exists, जी खुद ही कोड काम कर जाता है, और no exploit is required, कोई and details are widely available. तो then you have to choose one of them. Next, फौजान, क्या लिखा हुआ है? आई थिंक फौजान के पास शायद माइक नहीं है, तो अगर फौजान के पास नहीं है तो फिर ताबिश से कहेंगे कि जी रिमीडिएशन लेवल को पढ़ें। जी सर। द टिपिकल vulnerability is unpatched, क्या लिखा हुआ है? The typical remediation level, sir. The remediation level of a vulnerability is an important factor for prioritization. The typical vulnerability is unpatched when initially published. Workarounds or hotfixes may offer interim remediation until an official patch or upgrade is issued. Each of these respective stages adjusts the temporal score downwards, reflecting the decreasing urgency as remediation becomes final. तो देखें, अब आप इसके ऊपर भी आपका क्या लेवल है? आप कहते हैं मुझे नहीं पता। assign this value up to the metric will not influence the score. Official fix, a complete vendor solution is available. लेट करें विंडो में मसला है, माइक्रोसॉफ्ट ने सोल्यूशन कंप्लीट दे दिया, फिक्स इज अवेलेबल, remediation is there. Temporal fix, there is an official but temporary fix is there. Workaround, there is an unofficial नॉन वेंडर सोल्यूशन अवेलेबल, यानी मसला जो है वो सिस्को का है, मसला वो माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया अभी तक, ऑफिशियल फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने उसके बेस के ऊपर कुछ वो दे दिए हुए हैं। जब आप काम करते हैं तो आप कहते हैं जी ये वाला बटन ऑफ कर दें, ये कर दें, तो चीजें कुछ ना कुछ हो जाती हैं। अनअवेलेबल, कोई फिक्स अवेलेबल नहीं है। देयर इज either no solution available and it is impossible to apply. The third one, हमारे पास आमिर मौजूद है। आमिर, आप बताएंगे कि क्या मतलब है रिपोर्ट कॉन्फिडेंस का? आमिर है या नहीं है? अटैकर is resource critical means I'm outside and my phone heated up, will take the remaining class from recorded lecture, I apologize. Okay, इसका मतलब है कि सिर्फ बस 2 यूजर रह गए। हाँ, एक ही रह गया, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल काम को पसंद नहीं करते। चलिए ठीक है जी, क्या कह सकते हैं।
So this metric measures the degree of confidence in the existence of the vulnerability and the credibility of the known technical details. Sometimes only the existing of vulnerabilities are published, but without specific details. यानी कि ये किसी ने बता दिया कि जी ये vulnerability है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं बताई कि किस वजह से है. फॉर एग्जाम्पल, an impact may be recognized as undesirable, but the root cause may not be known. तो इससे आपका कॉन्फिडेंस आपने बताना है कि क्या है, वेदर कॉन्फिडेंस लेवल इज कंफर्म्ड और अनडिफाइंड, आपको नहीं पता, अननोन है, रीजनेबल है. तो यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ऑफिशियली फिक्स मौजूद है, देखें एक जो ही मैंने ऑफिशियली फिक्स को टिक किया 6.4 से 6.1 हो गया. खतरा कम है क्योंकि फिक्स है, आप उसको कवर कर सकते हैं. अनअवेलेबल है तो इसका मतलब वही 6.4 रहा. अगर आप कहते हैं कंफर्म्ड है या अननोन है, एकदम अननोन आपने कहा, तो लेवल कम हो गया, 5.9 हो गया. सो इन दिस वे यू ना, आपका पहला 6.4 था, कम होकर 5.9 पे आ गया, 6.2 पे आ गया. पहले क्या था 6.4, अब आ गया 6.2 पे. Now you go, gentlemen, to the next one, which is the environmental score. Environmental score. Environmental score से मुराद है कि जैसे आपको यहाँ पे अब नजर भी आ रहा है कि these metric enable the analyst to customize the score depending on the importance of the affected IT asset to the user's organization. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसको क्या इफेक्ट आता है, उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, measured in terms of complementary or alternative security control in place, confidentiality, integrity, and availability. These metrics are the modified equivalent of the base metric and are assigned metric values based upon the component placement in organization infrastructure. Basically, environmental का मतलब है आपकी environment में इसका क्या effect है, आपकी environment में इसका क्या effect है. मिसाल के तौर पे ऑलरेडी अनडिफाइंड सारे सेलेक्ट हुए हैं, आप कहते हैं जी कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट हाई, मिसाल तो पे हाई, एकदम देखें 6.2 से 6.9 पे चला गया, इंटीग्रिटी इफेक्ट होती है आपकी उस केस में. अवेलेबिलिटी 7.3 एकदम मीडियम से हाई में चला गया. इसी तरह मॉडिफाइड अटैक वेक्टर, the metric reflects the contents by which vulnerability exploitation is possible. Attack vector, the base score increases the more remote, जितना remote होगा उतना ही, जैसे नेटवर्क है, जो ही नेटवर्क करूंगा इसका बढ़ जाना चाहिए, इससे नहीं बढ़ेगा, कम हो गया, नेटवर्क से अपनी जगह पे रहा, यानी इनके अंदर वर्ड इंक्रीज. अगर मैं कहता हूँ फिजिकल जरूरी है, फिजिकल को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक कर लेंगे एकदम आपको. जी जी सर, हमने बेस स्कोर में भी उसकी बात की कॉन्फिडेंशियलिटी, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्कोर और इसका उसमें क्या फर्क है सर? जी, इन्वायरमेंटल में वो है, वो हमने बात की थी कि आपने देखा वल्नरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी इन्वायरमेंट यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है. यहाँ पे आप अपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि जो इफेक्टी है वो क्या बोल रहा है. मिसाल के तौर पे अगर यूईटी है तो यूईटी क्या बोल रही है, इन्वायरमेंट इज योर यूईटी, इन्वायरमेंट इज योर बैंक, इन्वायरमेंट इज योर ऑपरेटर, वो क्या कहता है इसके बारे में. सर, तो इसका ये मकसद हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज हो सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो हर इन्वायरमेंट के लिए चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है. तो फिर इस स्कोर का ओवरऑल स्कोर पे कोई इफेक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? मतलब सर, ये जो स्कोर में लाइक इजाफा होता रहता है इसकी वजह से, इन्वायरमेंटल स्कोर की वजह से, इसका ओवरऑल स्कोर पे सर मतलब कोई खास वो होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सर इन्वायरमेंट तो चेंज होता रहता है. जी बिल्कुल, तो ये कह रहा हूं कि एक स्कोर जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए डिफरेंट होगा, वो वही वल्नरेबिलिटी है, लेकिन दैट वल्नरेबिलिटी इज नाउ इन ए बैंकिंग सेक्टर,
नाउ द सेम वल्नरेबिलिटीज इन ए मिसाल के तौर पे आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो आपके फाइल सर्वर में है। फाइल सर्वर का मतलब ये है फॉर एग्जांपल के और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो पड़ा हुआ है। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो स्टैनफोर्ड है या यूईटी है, यूईटी के पास तो कोई भी ऐसे एमओयूज या ऐसे नहीं है जितने के या जितने उनके पैसे कमाने के लिए उन्होंने पेटेंट्स बनाए हुए हैं और उनके जो वो पैसे उसमें कमा रहे हैं। तो लाजिमी तौर पर दिस इज मच मोर, उनकी इन्वायरमेंट के मुताबिक हमारी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उनके लिए स्कोर उसका हाई आएगा, हमारे लिए हो सकता है मीडियम आए। डज इट मेक सेंस? यस सर। यानी कि अगर यूटी का वेब का फाइल सर्वर पे कोई वल्नरेबिलिटी है और उसके मुकाबले में एमआईटी के सर्वर के ऊपर वही सर्वर है, वही फाइल सर्वर है, लेकिन अब उसके ऊपर जो कंटेंट्स हैं वो उसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी चलती है, बल्कि वो यूनिवर्सिटी की जो आमदन है वो वहां के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस से ज्यादा है। तो लाजमी तौर पर उसकी इन्वायरमेंट को आपने देखना है कि जी इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, इंटीग्रिटी की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से क्या आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। देन यू हैव टू लुक एट दी कि वही चीजें हैं, जैसे देखें आप हमने वहां पढ़ा था कि अटैक वेक्टर वहां भी था इन्वायरमेंट। अब आप अपनी इन्वायरमेंट में इसको चेक कर रहे हैं। दिस मीट्रिक रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट्स by which vulnerability exploitation is possible. The base score increases the more remote an attacker can be in order to exploit the vulnerability component. तो आपकी इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या हो, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया मॉडिफाइड अटैक वेक्टर, मॉडिफाइड अटैक कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडिफाइड प्रिविलेज रिक्वायरमेंट्स, मॉडिफाइड यूजर इंटरेक्शन। तो बेसिकली ये वही चीजें हैं जो कि बेस में थी, लेकिन वो बेस की जो मीट्रिक्स थी, फैक्टर्स थे, आपकी इन्वायरमेंट में उनका क्या रोल है। तो यू कैन प्लेस ऑन ईच दीज मीट्रिक, you can place on each of these values and read it, and then for example for a time being I say hi। ठीक है, जो ही हमने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, हमारा वैल्यू कम हो गई। अगर मैं कहता हूं लो है तो ज्यादा हो गई, इसका मतलब बड़ा आसानी से आपकी इन्वायरमेंट में ये अटैक लॉन्च किया जा सकता है। आपके उसमें अगर मैं इसको नन देता हूं तो और बढ़ गया, कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, हाई प्रिविलेज चाहिए, मीडियम पे आ गया, नॉट डिफाइंड पे 7.3 पे चला गया। तो जेंटलमैन इस केस के ऊपर मैं आपको अभी तो मैं टक टक करके कुछ वैल्यूज ऐड कर देता हूं लाइक दिस फॉर एग्जांपल, जिसको लेकिन आपको स्पेशली ताबिश ये टास्क देता हूं कि आपने करना ये है कि यहाँ की एग्जांपल्स को लेना है, इसकी वैल्यूज को 2 नंबर के यानी 3 पे भी और 2 पे भी इंप्लीमेंट करें। 2 में मैं इसलिए इंप्लीमेंटेशन में इंटरेस्टेड हूं जेंटलमैन कि ये आपको अलग अलग स्कोर्स दिखाता है जो कि अवेलेबल नहीं है 3 में। मिसाल तो बेस स्कोर का क्या वो है, टेम्पोरल का क्या है, इन्वायरमेंटल का क्या है, ओवरऑल क्या है। तो मैंने भी इस 2 को कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इट इज समथिंग पास्ट, लेकिन आपके पास टाइम भी है और आपका शौक भी मौजूद है, तो आप यहां से कम 2 से 3 एग्जांपल्स लेकर इसके ऊपर इनको ट्राई करें एंड सी द रिजल्ट्स। देखिए कंप्लीट यहां पे सब कुछ मौजूद है। सो आई होप कि आप स्पेशली आप इसको जरूर करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रियल, और आप देख रहे हैं आगे जब नेक्स्ट वीक हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ये नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। CVE 2014 यानी 2014 की ये वल्नरेबिलिटी है, नंबर उसका 3566 है। ये किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह ये चीज़ें हम आगे जाके जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे और इस्तेमाल करेंगे अपना मेटा एक्सप्लॉयटेबल और इस्तेमाल करेंगे अपना स्नॉट और ये चीज़ें, और वहाँ पे हमें कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उस वक्त। लेकिन आज हमारे स्टूडेंट ने मुझे काफ़ी हद तक डिस्करेज किया है कि माशाल्लाह मेरे ख्याल से 6 लोग हो गए थे, अब माशाल्लाह 1 रह गया। तो
समझ नहीं आती कि वजह क्या है, लेकिन कोई वजह तो ज़रूर है, या शायद उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ज़रूरत नहीं है। एनीहाउ, अभी आपके नमाज का टाइम हो रहा है ताबिश, इट इज़ अराउंड 9 o'clock, सो आई स्टॉप हियर एंड बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम